हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो जो हमारी संकनाथ सीरीज चल रही है स्पेशली फॉर SSC JEE 2023 के लिए, इसमें हम मिक्स क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। और आज का जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन और RSC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो ये सीरीज चल रही है इसका टाइमिंग आप लोग ध्यान रखें। मैकेनिकल के जितने भी स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखें कि ट्यूसडे एंड सैटरडे के दिन आपको ठीक 12:30 बजे इसके लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सिविल ब्रांच के स्टूडेंट भी आप ध्यान रखें कि शाम को ठीक 4 बजे आपको मंडे टू फ्राइडे आपको सिविल के सेशन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नॉन टेक्निकल के सेशन भी आपको जनरल साइंस और GS के भी यहाँ पर अल्टरनेट बेसिस पर डेली देखने को मिलेंगे। चलिए तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेंट R22 हैज ए केमिकल फॉर्मूला। तो इसका केमिकल फॉर्मूला आप लोगों को बताना है। तो केमिकल फॉर्मूला जो है वो कैसे निकालते हैं, ये आप लोगों को लास्ट सेशन जो हुआ था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब देखिए यहां पर आपको देखना होगा कि ये जो रेफ्रिजरेंट है ये कैसा रेफ्रिजरेंट है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए R सीरीज मतलब कि ये फ्यूरॉन है, मतलब कि हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनको भी अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डेजिग्नेशन कैसे दिया जाता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, इसके लिए हम लिखते हैं CmHnFpClQ। ओके, अब ये डेजिग्नेशन होता है। अब यहां पर M N P एंड Q की वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला हमारे पास होता है इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, RM-1 इंटू N +1 इंटू P। इससे हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करें। RM-1 इंटू N+1 इंटू P से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं R22 को, तो R22 को हम कैसे लिख सकते हैं, R022। तो यहां पर M-1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो M-1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर M की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, N+1 की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो N+1 अगर 2 है तो यहां पर N की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं P की वैल्यू, यहां पर सीधा सीधा यहां पर हमें P की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 2 मिल जाएगी। ओके, अब इस फॉर्मूले में अगर हम यहां पर वैल्यू को पुट करें M N P और Q, तो Q अभी हमारे पास नहीं है। तो Q को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, N प्लस P प्लस Q इज इक्वल टू 2M प्लस 2। ये वाला रिलेशन भी आपको याद रखना होगा। ओके, तो N की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1। P की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, इट विल बी 2। और Q की वैल्यू हमें निकालना है, 2 इंटू एम की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1 प्लस 2। तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर Q की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी कितनी, 1। तो जब आप M N P और Q की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला जाएगा। तो यहां पर M की वैल्यू कितनी आई है, 1। तो C, इसके अलावा H N, तो N की वैल्यू कितनी आई है, 1। तो H आएगा हमारे पास फॉर्मूले में। P की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, P इज 2। तो F2, और यहां पर ये क्या बन जाएगा, Cl। तो CHF2Cl, CHF2Cl, CHF2Cl। तो ऑप्शन बी जो होगा ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए केमिकल फॉर्मूला। ओके, अब देखिए यहां पर आप लोगों को डायरेक्टली पता होना चाहिए, इतना एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता है। इसके लिए मैंने लास्ट सेशन में भी एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताई थी। तो देखिए अगर हम बात करें जैसे कि R11, कुछ रेफ्रिजरेंट है जिनका आपको केमिकल फॉर्मूला डायरेक्टली पता होना चाहिए, R11, R12, R22, इसके अलावा R134A। ओके, 134A जो रेफ्रिजरेंट है ये इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है, इसमें कोई क्लोरीन एटम नहीं होता है। ओके, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे आप ध्यान रखें कि क्लोरीन एटम क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो R11 के लिए अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमारा बनता है CFCl3। ओके, इसके अलावा R12 के लिए CF2Cl2 बनेगा, R22 के लिए CHFCl बनेगा, और R134 के लिए CHF
3। ओके, तो आप ध्यान रखें यहां पर कि जो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम R22 में कितना होगा, 1 होगा, R11 में कितने होंगे, 3 होंगे, और R12 में कितना होगा, 2 होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हो, तो यहां से आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है देख लेते हैं हम। यस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल रेफ्रिजरेंट फॉर ए कमर्शियल आइस प्लांट। तो देखिए कमर्शियल आइस प्लांट के लिए जो मोस्ट सुटेबल रेफ्रिजरेंट जो होता है वो होता है आपका अमोनिया। ओके, अमोनिया का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है काफी ज्यादा होता है, इसलिए अमोनिया का खास करके यूज किया जाता है कमर्शियल आइस प्लांट में। इसके अलावा डोमेस्टिक पर्पस में फ्यूरोन सीरीज के रेफ्रिजरेंट का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एयर का यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। इसके अलावा ब्राइन जो होता है, ये ध्यान रखिए, ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है। ये क्या होता है, एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है, जहां पर हमें 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। ओके, इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए एक टेबल भी लेकर आया हूं, इसको आप याद रखें, यहां से कई बार डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो करेक्ट आंसर आप लोगों को पता चल गया, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए यहां पर R11 की अगर मैं बात करूं तो लार्ज सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में यूज किया जाता है R11। R12 जो है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वाटर कूलर में यूज किया जाता है। इसके अलावा R22 जो है ये विंडो एसी में यूज किया जाता है। आजकल जो विंडो एसी और हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं, इसमें R134 भी यूज किया जा रहा है काफी ज्यादा, क्योंकि ये एक इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है, ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा अमोनिया जो है कोल्ड स्टोरेज एंड आइसिंग प्लांट में यूज किया जाता है। CO2 जो है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्राई आइस के लिए यूज किया जाता है। एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। और ब्राइन जो है मिल्क चिलिंग प्लांट, ये भी कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, मिल्क चिलिंग प्लांट में किस तरह का कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है। तो ब्राइन क्या होता है, वाटर और साल्ट का सॉल्यूशन होता है, ये एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट भी होता है, ये आप ध्यान रखें। ओके, तो ये टेबल आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडेंसर एंड इवापोरेटर ट्यूब और फ्यूरोन ट्यूब्स इन ए फ्यूरोन रेफ्रिजरेशन प्लांट आर मेड ऑफ। तो देखिए अगर मैं बात करूं जहां पर हम फ्यूरोन मतलब R11, R12, R134 इस तरह का रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं, तो उस केस में जो ट्यूब्स होगी, कंडेंसर की ट्यूब्स होगी, इवापोरेटर की ट्यूब्स होगी, उनका मटेरियल क्या होगा। तो अब देखिए मटेरियल ये डिपेंड करता है कि अब ये जो हम रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं इसके केमिकल अफिनिटी, मतलब क्या ये किसी मटेरियल से अगर वो केमिकल रिएक्शन कर रहा है तो डेफिनेटली वहां पर वो मटेरियल हम यूज नहीं करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फ्यूरोन सीरीज के रेफ्रिजरेंट होते हैं, ये फ्यूरोन सीरीज के रेफ्रिजरेंट जो होते हैं ये केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं किससे, ये केमिकल रिएक्शन करते हैं एल्यूमिनियम से। ओके, तो इसलिए एल्यूमिनियम का हम ट्यूब नहीं बनाते हैं। ओके, तो इनके लिए बेस्ट सुटेबल मटेरियल जो होता है वो होता है आपका कॉपर। आपने घरों में भी देखा होगा कॉपर पाइप लगा होता है, एसी का आउटलेट जो लगा होता है वहां पर हम कॉपर पाइप से उसको इवापोरेटर से कनेक्ट करते हैं। ओके, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए अगर अमोनिया हम यूज करें, अमोनिया अगर हम यूज करें तो अमोनिया किससे रिएक्शन करता है, अमोनिया कॉपर से यूज रिएक्शन करता है। इसलिए अमोनिया जब भी हम यूज करेंगे ऐसे रेफ्रिजरेंट, तो वहां पर आप ध्यान रखिए कि अमोनिया के लिए हम या तो एल्यूमिनियम यूज करेंगे या रॉट आयरन या फिर हम स्टील, इनकी ट्यूब बनाते हैं। ओके, और कॉपर के लिए आप ध्यान रखें, कॉपर का हम कब यूज करेंगे, जब हम फ्यूरोन सीरीज के रेफ्रिजरेंट का यूज करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखें। इसका मतलब क्या कि आर सीरीज के जो भी, आर सीरीज में डायरेक्टली नहीं बोलूंगा, मतलब फ्यूरोन सीरीज के जो रेफ्रिजरेंट है इनके लिए कॉपर बेस्ड मटेरियल होगा, और अमोनिया के लिए क्या होगा, रॉट आयरन या एल्यूमिनियम भी हम बोल सकते हैं, या फिर स्टील का भी हम बना सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द इवापोरेटर प्रेशर ऑन ए सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की अगर हम बात करें तो देखिए वेपर रेफ्रिजरेशन सिंपल VCRS की बात चल रही है, तो सिंपल VCRS हम बना लेते हैं। VCRS में आपको पता होना चाहिए ये 1 से 2 कंप्रेसर लगा होता है, 2 से 3 कंडेंसर, 3 से 4 थ्रोटल वॉल और 4 से 1 इवापोरेटर लगा होता है।
रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें कहां पर मिलता है, 4 से 1 में मिलता है। ओके, अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग इवेपोरेटर प्रेशर। अगर इवेपोरेटर प्रेशर को अगर हम रिड्यूस कर दें, अभी ये इवेपोरेटर प्रेशर ये है, अगर हम इसको कम कर देते हैं, कम कर देते तो यहां पर लेके आ जाते हैं, तो कम करेंगे तो यहां पर आप खुद देख सकते हो कि ये जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है ये क्या हो जाएगा, ये 4 डेज यहां पर आ जाएगा, 1 डेज यहां पर आ जाएगा। प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है हमारी 4 to 1 ये नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो अब आपको जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा वो 4 डेज से 1 डेज मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये गैप जो है क्या हो गई है, कम हो गई। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है कम हो जाएगा, वर्क इनपुट जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब सीओपी जो है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ऑप्शन को हम देखते हैं, द टेम्परेचर इन द कंडेंसर इज इंक्रीजेस। कंडेंसर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा ऐसा हम नहीं बोल सकते। ओके, कंप्रेसर वर्क रिक्वायर्ड इज रिड्यूस। कंप्रेसर वर्क पहले 1 से 2 करना होगा, अब 1 डेज से 2, जबकि ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्सपांसन डेविएट्स फ्रॉम आइसेंट्रोपिक, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्सपांसन जो होगा वो आइसेंट्रोपिक ही, आइसेंथेल्पिक ही होता है, आइसेंट्रोपिक नहीं। ये आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भी बनता है। जो वीसीआरएस होता है इसमें एक्सपांसन जो होता है क्या होता है, आइसेंथेल्पिक होता है। यहां पर और यहां पर एंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। देयर इज ए रिडक्शन इन द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है क्या होगा, कम होगा। सीओपी जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वर्क इनपुट जो है ये भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो सीओपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इफेक्ट आपको पता होना चाहिए, प्रेशर को कम कर रहे हैं या प्रेशर को बढ़ा रहे हैं कंडेंसर के प्रेशर को, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, इवेपोरेटर के प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा। यहां से क्वेश्चन बनते हैं और ये आसान क्वेश्चन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लैश चैम्बर इन ए सिंगल स्टेज वीसीआर साइकिल सर्व टू। तो देखिए फ्लैश चैम्बर कहां पर लगा होता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूं सिंपल वीसीआरएस की, तो सिंपल वीसीआरएस में कंडेंसर से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आएगा वो कहां से पास होता है, इट विल पास फ्रॉम थ्रोटल वॉल। ओके, और उसके बाद में ये कहां पर जाता है, ये जाता है आपका इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर से ये रेफ्रिजरेंट जो है आपका कंप्रेसर के थ्रू वापस कहां पर चला जाता है, कंडेंसर में। तो ये एक सिंपल वीसीआर साइकिल हमारा होता है। ये क्या है, कंडेंसर है, ये क्या है, कंप्रेसर है। इट्स नॉट ए कंडेंसर, इट्स ए इवेपोरेटर। ये क्या है, इवेपोरेटर है, ये कंप्रेसर है, ये है कंडेंसर। ओके, और ये क्या है, थ्रोटल वॉल। अब देखिए क्या होता है, जब भी यहां से रेफ्रिजरेंट आता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब रेफ्रिजरेंट यहां से आएगा तो ये लिक्विड स्टेट में होगा, और यहां पर आएगा तो ये किस स्टेट में होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन देखा था उस क्वेश्चन से आप समझ सकते हो। देखिए यहां पर जब रेफ्रिजरेंट आता है, यहां पर और यहां पर दोनों जगह एंथैल्पी सेम होती है, बट यहां पर वो सैचुरेटेड लिक्विड होता है। वो क्या होता है, सैचुरेटेड लिक्विड होता है। जब यहां पर आएगा रेफ्रिजरेंट, तो आप देख सकते हो यहां पर कुछ ना कुछ इसके ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू है। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, मास ऑफ वेपर टू द टोटल मास, मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ रेफ्रिजरेंट जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा जब थ्रोटल वॉल से पास होगा। क्यों, फ्रिक्शन की वजह से। यहां पर वर्क हमें मिल नहीं रहा है, प्रेशर लॉस हो रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, कुछ रेफ्रिजरेंट जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब कि इस इवेपोरेटर के अंदर कौन इंटर करेगा, इवेपोरेटर के अंदर लिक्विड और वेपर दोनों इंटर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही। अब आपको पता होना चाहिए कि यहां पर इवेपोरेटर के अंदर हीट को कौन एब्जॉर्ब करता है, हीट को तो आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही एब्जॉर्ब करेगा। वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट होता है किसमें, वेपर में, तो हीट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट। मतलब इस कंडेंसर के अंदर जो वेपर जा रहा है यहां से थ्रोटल वॉल के थ्रू, ये तो बिना वजह जा रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, बाईपास कर देते हैं। यहां पर जो लिक्विड और वेपर आता है इसको हम क्या करते हैं, फ्लैश चैम्बर की मदद से इस वेपर को हम डायरेक्टली कंप्रेसर के इनलेट में भेज देते हैं, और ये जो लिक्विड होता है उसी को हम जाने देते हैं किसमें, इवेपोरेटर में। तो ये बात समझ में आई कि यहां पर फ्लैश चैम्बर का काम क्या है। तो फ्लैश चैम्बर का काम आप लोगों को समझ में आ गया कि यहां पर आपका फ्लैश चैम्बर लगा होगा, तो यहां से जो रेफ्रिजरेंट आएगा, ये रेफ्रिजरेंट को हम क्या करेंगे, बाईपास कर देंगे डायरेक्टली यहां पर कंप्रेसर के इनलेट में। ओके, इसे हम बोलते हैं फ्लैश चैम्बर, फ्लैश चैम्बर। अब इससे क्या होगा,
अब आप देख सकते हो इससे कि यहां पर इवापोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट इंटर करा है वो केवल लिक्विड कर रहा है, लिक्विड करा। अब पहले लिक्विड प्लस वेपर अगर दोनों करते हैं तो वहां पर काफी बड़े इवापोरेटर की आपको जरूरत पड़ती। तो इससे क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट तो साइज जो है, साइज ऑफ इवापोरेटर डिक्रीजेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। तो साइज जो होगी इवापोरेटर की क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं थ्योरेटिकली यहां पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर तो कोई फर्क नहीं आएगा, बट एक्चुअल में अगर हम देखें ना तो एक्चुअल में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले वो अननेसेसरी वो वेपर अंदर जा रहा था, तो वो लिक्विड जो है वो ज्यादा हीट नहीं ले पाएगा। ओके, और इस मतलब एक्चुअल में अगर अपन देखें तो स्पेस, काफी स्पेस को तो वो वेपर ही ऑक्यूपाई कर लेगा ना। तो थ्योरेटिकली तो यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा, बट एक्चुअल में हम बोल सकते हैं कि यहां पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहां पर क्या होगा, बढ़ेगा। स्पीड जो होगी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वो भी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन को अपन देखते हैं, पहला क्या है, डिक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, गलत है। डिक्रीज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिक्रीज नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बिल्कुल सही है, इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो ये भी गलत है। ओके, अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ होता है कि डिक्रीज द साइज ऑफ इवापोरेटर तो वो भी करेक्ट होता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। और पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि फ्लैश चैम्बर का क्या फंक्शन होता है, कहां पर लगा होता है, ये भी पूछा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। In a triple fluid vapor absorption refrigeration system, hydrogen gas is used। देखिए ट्रिपल फ्लूइड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, VCRS की बात चल रही। ट्रिपल फ्लूइड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम 3 फ्लूइड कौन कौन से यूज करते हैं ये पता होना चाहिए आपको, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन H2। ये 3 फ्लूइड हम यूज करते हैं। अब ये तीनों फ्लूइड का आपको पर्पस पता होना चाहिए। यहां पर अमोनिया जो होता है ये एक रेफ्रिजरेंट होता है, ओके। वाटर जो है ये एक एब्जॉर्बेंट होता है, और हाइड्रोजन जो है ये क्या करता है, ये अमोनिया रेफ्रिजरेंट के वेपर प्रेशर को कम कर देता है, जिससे हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है काफी फास्ट मिलता है। ओके, तो ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन गैस को भी यूज किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन है यहां पर, पहला ही ऑप्शन है पार्शियल प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेट इन इवापोरेटर। ये क्या करेगा, जो रेफ्रिजरेंट होगा इवापोरेटर में उसके पार्शियल प्रेशर को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, देख लीजिए नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ कैपिलरी ट्यूब इन द रेफ्रिजरेशन साइकिल इज टू। देखिए कैपिलरी ट्यूब कहां पर लगी होती है, कैपिलरी ट्यूब जो होती है ये एक थ्रॉटल वॉल की तरह काम करती है। यहां पर थ्रॉटलिंग ट्यूब भी हम इसको बोलते हैं, जिसके अंदर आइसन थेल्पिक प्रोसेस होती है। और ये जो प्रोसेस होती है ये भी पता होना चाहिए, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये क्या करती है, फ्लो को कंट्रोल करती है। क्या करती है ये, कंट्रोल फ्लो। ट्यूब है ना, तो ट्यूब क्या करेगी, फ्लो को कंट्रोल करेगी। तो रिड्यूस कंपोनेंट वेट ऐसा कुछ नहीं होता है, कंट्रोल फ्लो बिल्कुल सही आंसर है। इंप्रूव सीओपी ऐसा कुछ नहीं होता, प्रोड्यूस इफेक्ट ऑफ कूलिंग ऐसा भी कुछ नहीं होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द कंप्रेसर हैंडल वेपर ओनली, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉमनली रिफर्ड टू एज। देखिए अगर कंप्रेसर के अंदर केवल वेपर जा रहा है, अच्छा इसके अलावा और क्या जा सकता है देख लेते हैं अपन। देखिए अगर कंप्रेसर के अंदर वेपर को हम एंटर करा रहे हैं, इसका मतलब हमारा VCRH कुछ ऐसा बनेगा। ओके, इसके अलावा और क्या हो सकता है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि कंप्रेसर के अंदर हम क्या करें, ये भी तो हमारा VCRS हो सकता है। ये 1 2 3 4 ये भी VCRS है, 1 1 days 3 days ये भी VCRS है। तो जब भी
केवल वेपर इंटर करेगा, मतलब सेचुरेटेड वेपर जा रहा है, तो ऐसे कंप्रेशन को हम बोलेंगे ड्राई कंप्रेशन। ओके, और यहां पर ये क्या कहलाएगा, वेट कंप्रेशन। तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि ड्राई कंप्रेशन हो। क्यों? क्योंकि देखिए कंप्रेसर के अंदर अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट भी जाएगा तो उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ऐसे कंप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, ड्राई कंप्रेशन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। गैस कंप्रेशन, फेस कंप्रेशन ऐसा कुछ नहीं होता है, ड्राई और वेट कंप्रेशन होता है। तो ड्राई कंप्रेशन और वेट कंप्रेशन में क्या अंतर है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोस ए 4 बार चेन and the number indicates the respective link length in सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर 4 लिंक आपको दे रखी है, 4 बार चेन हमें दे रखा है और इनकी लेंथ हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको बताना है कि ये एक मैकेनिज्म है, तो ये मैकेनिज्म में मोशन कैसा होगा। ओके, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म है, क्रैंक रोकर मैकेनिज्म है या डबल रोकर मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में एक स्लाइडर होगा, तो यहां पर तो स्लाइडर तो कोई है ही नहीं। डबल क्रैंक मैकेनिज्म में क्या होगा, मोशन कैसा होगा, रोटेशन टू रोटेशन, मतलब इनपुट और आउटपुट लिंक दोनों जो है वो क्या करेगी, पूरा कंप्लीट 360 का रोटेशन करेगी। ओके, इनपुट और आउटपुट लिंक कौन सी होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। फिक्स लिंक के जो एडजेसेंट लिंक होती है वो कहलाती है आपकी इनपुट एंड आउटपुट लिंक। ओके, इसके अलावा क्रैंक रोकर की अगर मैं बात करूं तो एक लिंक पूरा टर्न करेगी, दूसरी केवल क्या करेगी, ऑक्सीलेट करेगी। नेक्स्ट, डबल रोकर का मतलब क्या हुआ कि इनपुट और आउटपुट लिंक दोनों क्या करेगी, केवल ऑक्सीलेट करेगी। अब हम कैसे पता लगाएं कि ये कौन सी मैकेनिज्म है, तो इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेसॉफ्स लॉ। तो ग्रेसॉफ्स लॉ क्या बोलता है, सबसे पहले आप चेक करिए S प्लस एल इज लेस देन इक्वल टू P प्लस क्यू है क्या। ओके, शॉर्टेस्ट लिंक और लॉन्गेस्ट लिंक की लेंथ का सम दो अदर लिंक की लेंथ के सम से अगर कम है या उसके बराबर है तो वो ग्रेसॉफ लिंकेज कहलाएगा। तो सबसे पहले तो ये चेक करो, तो शॉर्टेस्ट लिंक क्या है 5, लॉन्गेस्ट लिंक की लेंथ क्या है 10। क्या ये 8 प्लस 9 से कम है क्या, बिल्कुल कम है। 15 कम होगा 17 से, तो ये ग्रेसॉफ लिंकेज है, ये हमें समझ में आया। अब इसमें भी कंडीशन होती है, इसमें दो कंडीशन आ जाती है, क्या कि अगर S प्लस एल इज लेस देन P प्लस क्यू है या फिर S प्लस एल इज इक्वल टू P प्लस क्यू है, दो कंडीशन बन जाती है। तो ये वाली कंडीशन यहां पर फॉलो हो रही। अब इसमें भी 3 कंडीशन बन जाती है, आपको पता होना चाहिए। अगर हम शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करें, शॉर्टेस्ट लिंक जो कि यहां पर फिक्स है, 5 सेंटीमीटर वाली लिंक जो है क्या है, फिक्स है। शॉर्टेस्ट लिंक को अगर हम फिक्स करेंगे तो यहां पर कौन सी मैकेनिज्म मिलेगी, इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं डबल क्रैंक। ओके, तो आंसर तो हमें पता चल गया कि ये जो मैकेनिज्म होगी क्या होगी, डबल क्रैंक होगी। इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए, अगर एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट अगर हम फिक्स करते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, क्रैंक रोकर मिलेगा। और अगर हम अपोजिट टू शॉर्टेस्ट अगर फिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डबल रोकर, ये पता होना चाहिए। और S इज इक्वल टू S प्लस एल इज इक्वल टू P प्लस क्यू, तो इसमें भी दो कंडीशन बन जाती है, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, और अगर S प्लस एल इज ग्रेटर देन P प्लस क्यू अगर आ जाता है तो ये ग्रेसॉफ मैकेनिज्म नहीं कहलाती, यहां पर कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ओके, फॉर ए कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन S प्लस एल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू P प्लस क्यू, ये होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यस। नेक्स्ट, सब कूलिंग इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सब कूलिंग का मतलब क्या होता है VCRS में, ये हमारे पास VCRS है।
देखिए सब कूलिंग का मतलब होता है कि कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसकी एंथैल्पी को और हमने कम कर दिया, उसके टेम्परेचर को क्या कर दिया, अब हमने और भी कम कर दिया। 1 2 3 3 डेज 4, ओके। तो 3 और 3 डेज ये आपका क्या कहलाता है, सब कूल्ड रीजन कहलाता है 3 डेज, ओके। और ये डिग्री ऑफ सब कूलिंग कहलाता है, ओके। और यहां पर जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड होगा उसे हम क्या बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, सब कूल्ड लिक्विड बोला जाता है, सब कूल्ड लिक्विड। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं, इट्स ऑलवेज इट इज ऑल्सो नोन एज कंप्रेस्ड लिक्विड, ओके। डिग्री ऑफ सब कूलिंग क्या कहलाएगा, ये जो टेम्परेचर होता है इसे हम सैचुरेशन टेम्परेचर बोलते हैं, ये एक्चुअल टेम्परेचर। तो यहां पर डिग्री ऑफ सब कूलिंग, डिग्री ऑफ सब कूलिंग will be T saturation minus T actual, ओके। तो अब पूछा क्या यहां पर, ये देख लेते हैं। सब कूलिंग इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बिलो सैचुरेशन लेवल। तो देखिए यहां पर सैचुरेशन लेवल पर जो एंथैल्पी है उसके कंपेयर यहां पर एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी ना, कूलिंग कर रहे हैं तो एंथैल्पी क्या होगी, रिड्यूस होगी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंथैल्पी क्या होगी यहां पर, सिस्टम रिड्यूस एंथैल्पी ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बिलो सैचुरेशन लेवल, ओके। सब कूलिंग क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा सब कूलिंग से होगा क्या, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अगर सब कूलिंग नहीं करते तो यहां से लेकर यहां तक मिलता, तो आप ध्यान रखें कि सब कूलिंग से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और सीओपी जो है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वर्क इनपुट जो है कंप्रेसर में उतना ही हमें करना पड़ रहा है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और सीओपी जो है दोनों बढ़ जाएगी सब कूलिंग अगर हम करते हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है ये एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेट्स ऑन ए बेल कॉलमन साइकिल, इट ड्रोज एयर एट ए रेट ऑफ, मास फ्लो रेट दे रखा है एयर का 1 kg पर सेकंड, ओके, फ्रॉम ए कोल्ड चैम्बर एट 1 बार एंड 5 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर हमें दे रखा है इनिशियल 1 बार और टेम्परेचर हमें दे रखा है ये 5 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 278 केल्विन आ जाएगा, ओके। द एयर कंप्रेस टू 7 बार, मतलब कंप्रेशन के बाद में प्रेशर कितना हो रहा है, 7 बार हो रहा है। एंड देन कूल्ड, कंप्रेशन के बाद में क्या होता है, कूलिंग होता है, हीट निकलता है। अच्छा आपको ये पता होना चाहिए एयर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी पता होना चाहिए, बेल कॉलमन साइकिल। मैं आपको यहां पर बेल कॉलमन साइकिल का डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। देखिए बेल कॉलमन साइकिल की अगर हम बात करें इसके पीवी डायग्राम की, तो यहां पर दो प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है, दो प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। कंप्रेशन जो होगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा, हीट रिजेक्शन जो होगा कांस्टेंट प्रेशर होगा, इसके अलावा एक्सपांसन जो है वो भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा, और जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा वो भी एक कांस्टेंट प्रेशर पर मिलेगा। ये जो साइकिल होता है ये एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होता है, ओके। देखिए ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन 1 से 2, और यहां पर क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगा, क्यू रिजेक्शन, 2 to 3, 3 से 4 एक्सपांसन होगा, और 4 से 1 क्या होगा, इवोपरेटर लगा होगा जहां पर हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा। ये कहलाता है हमारा बेल कॉलमन साइकिल। ये दो प्रोसेस जो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस जो है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी हम इसे बोलते हैं। अब देखिए क्या बोला है, मास फ्लो रेट हमें दिया है, इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर दिया है, मतलब ये प्रेशर हमें दिया है कितना, 1 बार, मतलब P1 और P4 दोनों बराबर है और ये कितना है, 1 है। कंप्रेस किया हमने, तो कंप्रेस कहां पर करेंगे, 1 से 2, तो प्रेशर कितना पहुंच गया, इट विल बी हम इसको लिखेंगे P3 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 7। अच्छा अब यहां पर हीट रिजेक्ट हो रही तो कूलिंग होगी, कूलिंग होगी मतलब इस पॉइंट पर 3 पॉइंट पर टेम्परेचर कितना दिया है, ये भी दिया है शायद, इट विल बी 25 डिग्री सेल्सियस। कूलिंग के बाद में ये टेम्परेचर, यहां पर टेम्परेचर हमें दिया था 5 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब क्या पूछा है,
गिवन दैट गामा की वैल्यू सीपी की वैल्यू 7.7 टू द पावर 0.286 की वैल्यू हमें डायरेक्टली दे दी है। व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऑफ दिस सिस्टम इन टन्स पर आवर, टन्स पर आवर पूछा है, ये भी ध्यान रखना है। तो अब अगर मैं बात करूं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां पर मिलेगा, 4 से 1 मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का फॉर्मूला, तो ये क्या होगा, मास फ्लो रेट इनटू इस पॉइंट पर एंथैल्पी माइनस इस पॉइंट पर एंथैल्पी, H1 माइनस H4। और यहां पर हमारा रेफ्रिजरेंट जो होता है वो क्या होता है, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ना, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आइडियल गैस होता है हमारा रेफ्रिजरेंट। तो ये बन जाएगा MCP इंटू T1 माइनस T4। तो अल्टीमेटली आपको इस 1 पर टेम्परेचर तो दिया है, 4 पे टेम्परेचर निकालना होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस CP की वैल्यू m डॉट आपको दिया हुआ। तो अब ये कैसे निकालें, तो इसके लिए हमें यहाँ पर प्रेशर रेशियो दिया है और ये प्रोसेस हमें पता है, तो प्रेशर रेशियो और टेम्परेचर में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। देखिए T2 आप निकाल सकते हो, देखिए प्रेशर रेशियो यहाँ पर क्या बन जाएगा, P2 अपॉन P1 कितना बन जाएगा, 7/1। तो हमें पता है T2 बाई T1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो यहां से T2 निकल जाएगा, वैसे T2 की जरूरत नहीं, फिर भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 3 पर टेम्परेचर है, 4 पर टेम्परेचर चाहिए, तो यहां पर भी हम ये रिलेशन लगा सकते हैं क्या, T3 बाई T4 इज इक्वल टू P3 बाई P4 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। समझ में आ रही बात। तो देखिए T3 हमें पता है, T4 हमें निकालना है, तो T3 हमें कितना दिया है 25 प्लस 273 कितना हो जाएगा 298। ओके, तो ये 298 हमें दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय T4 हमें निकालना है। P3 कितना है, P3 7 है और P1 कितना है 1 है। तो ये 7 टू द पावर कितना, गामा की वैल्यू 1.4, 1.4 माइनस 1 कितना होगा 0.4 डिवाइडेड बाय 1.4। ओके, तो देखिए यहां से T4 निकल जाएगा। जब T4 निकल जाएगा, T4 की वैल्यू यहां पर पुट करोगे, T1 की वैल्यू यहां पर पुट करोगे, CP की वैल्यू दी हुई है, मास फ्लो रेट आपको दिया हुआ है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आपको मिलेगा इट विल बी 30.6 विल बी द करेक्ट आंसर। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। अच्छा, यहां पर एक और मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, क्या, अब यहां पर जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आएगा वो किस में आएगा, आप ध्यान रखें, ये क्या है, एनर्जी है ना। अब ये आएगा आपका मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये आएगा आपका किलो जूल। अगर किलो जूल में CP की वैल्यू पुट करो तो किलो जूल पर सेकंड आएगा। अब आपको TR में निकालना, तो आपको ये भी पता होना चाहिए 1 TR इज इक्वल टू 3.5 किलो जूल पर सेकंड, किलो वॉट में आएगा वो, तो 1 TR इज इक्वल टू 3.5 किलो जूल पर सेकंड। ओके, तो जो भी आंसर आएगा उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, किससे, 3.5 से डिवाइड करोगे तब जाके वो आंसर आपका मैच होगा 30.6। बात समझ में आई, टन्स पर आवर में आपको निकालना था इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट व्हेन यूज अबो 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हमें यूज करना है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से हीट को अब्सॉर्ब करके कूलिंग इफेक्ट देते हैं, ऐसे रेफ्रिजरेंट को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो इसमें आपका ब्राइन आता है, वाटर आता है, तो अब इन दोनों में से आंसर क्या हो सकता है। अब देखिए यहां पर क्लियर कट मेंशन किया है, व्हेन यूज अबो 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर को 0 से नीचे हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो इसीलिए अबो बोला है, तो अबो के लिए डेफिनेटली वाटर ही आंसर होगा, क्योंकि अबो बोल दिया है ना यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वाटर। ध्यान रखें, कहीं 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 पर इसका आंसर ब्राइन दिया है तो बिल्कुल गलत है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, इन अमोनिया वाटर VARS सिस्टम, अमोनिया वाटर VARS सिस्टम, वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया जो होता है वो आपका रेफ्रिजरेंट होता है और वाटर जो होता है क्या होता है, अब्जॉर्बेंट होता है। ये रेफ्रिजरेंट होता है और ये अब्जॉर्बेंट होता है, ठीक है। VARS में
कंपोनेंट भी आपको पता होना चाहिए, वीसीआरएस और वीएआरएस में डिफरेंस क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया इज रेफ्रिजरेंट एंड वाटर इज अब्सॉर्बेंट, ऑप्शन ए जो है यही करेक्ट हो जाएगा वीएआरएस के अंदर। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, सीधा सीधा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस is present in the vapor absorption refrigeration system and absent in a vapor compression refrigeration system। तो देखिए यहां पर VCRS की अगर मैं बात करूं तो VCRS में क्या होता है, कंडेंसर रहेगा, कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट जो आएगा कहां से आएगा, कंप्रेसर से आएगा, कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट जो है कहां से आएगा, इओपरेटर के अंदर से आएगा, इओपरेटर, और इओपरेटर में रेफ्रिजरेंट कहां से आएगा, थ्रोटल वॉल्व से आएगा। ओके, तो ये VCRS है हमारा, इट्स ए VCRS, ये चार कंपोनेंट। और वहीं पे अगर मैं बात करूं जो VARS होता है, VARS में हम क्या करते हैं, इस कंप्रेसर को रिप्लेस कर देते हैं, इस कंप्रेसर को रिप्लेस कर देते हैं किससे, यहां पर इओपरेटर से जो रेफ्रिजरेंट जाता है वो कहां पर जाता है, वो जाता है आपका अब्जॉर्बर में, अब्जॉर्बर में जो अमोनिया है वो अब्जॉर्बर में जाएगा, अब्जॉर्बर में वाटर फ्लो करता है तो वाटर जो है वो क्या कर लेता है, उस अमोनिया को अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद में अब्जॉर्बर से ये रेफ्रिजरेंट का प्रेशर हमें बढ़ाना है तो पंप हम यूज करेंगे। ओके, पंप के बाद में इस रेफ्रिजरेंट को हम भेजते हैं कहां पर, जनरेटर के अंदर। ओके, जनरेटर से ये रेफ्रिजरेंट सीधा वापस कहां पर चला जाता है, कंडेंसर के अंदर। तो इस कंप्रेसर को रिप्लेस कर देते हैं एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर से, तो ये क्या बन जाता है हमारा, VARS बन जाता है। ये बिल्कुल बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज प्रेजेंट इन द VARS एंड एब्सेंट इन VCRS। तो VARS में क्या प्रेजेंट होता है, थ्रोटलिंग वॉल्व तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, कंप्रेसर VARS में नहीं होता है, प्रेजेंट है ये पूछा है, इओपरेटर दोनों में होता है, जनरेटर जो है वो प्रेजेंट रहता है किसमें, जनरेटर होता है आपका VARS में, जो कि नहीं होता है किसमें, VCRS में। ठीक है, इसको वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम भी बोलते हैं। VARS की COP जो होती है कम होती है, ध्यान रखें, कंपेयर टू VCRS। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, हर्मेटिकली सील्ड यूनिट एम्प्लाइज। हर्मेटिकली सील्ड यूनिट का मतलब क्या होता है, हर्मेटिकली, नॉन हर्मेटिकली, सेमी हर्मेटिकली। तो हर्मेटिकली सील्ड यूनिट का मतलब होता है, जिससे कि अगर मैं बात करूं कंप्रेसर जो होता है, कंप्रेसर को रन करने के लिए हमें पावर की जरूरत होती है, और ये पावर कहां से आता है इसके पास, ये पावर आता है मोटर के थ्रू। ओके, तो कंप्रेसर जो है किससे रन होती है, मोटर के थ्रू। मोटर में हम इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये इसके अंदर कंप्रेसर के अंदर रेफ्रिजरेंट है, और रेफ्रिजरेंट के लीकेज की बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो लीकेज होता है तो ये रेफ्रिजरेंट, बहुत सारे रेफ्रिजरेंट कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, ओके, फ्लेमेबल होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो यूनिट है इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीटली इनक्लोज कर देते हैं, ऐसे वेल्डेड कर देते हैं, ताकि कोई भी रेफ्रिजरेंट जो है वो लीकेज ना हो। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हर्मेटिकली सील्ड यूनिट इसे बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर कंप्रेसर और मोटर यूनिट जो है दोनों क्या होती है, कंप्लीटली कवर्ड रहती है एक सेल के द्वारा, वेल्डेड सेल के द्वारा। तो ऐसे हम बोलते हैं क्या, हर्मेटिकली सील्ड। तो यहां पर देखिए दो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी, कौन सी, एक तो साउंड वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी क्योंकि ये इनक्लोज है पूरा, दूसरा जो है वो रेफ्रिजरेंट के लीकेज की प्रॉब्लम। बट ऐसी यूनिट को मेंटेनेंस करना इनका क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई कंप्रेसर, मोटर या अगर किसी में भी, तो यहाँ पर इसको मेंटेनेंस में हमें क्या करना पड़ेगा, एट द टाइम ऑफ मेंटेनेंस इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डीअसेंबल करना पड़ेगा। ओके, तो हर्मेटिकली सील्ड यूनिट का मतलब क्या हुआ, कंप्रेसर इज सील्ड, कंप्रेसर मोटर सील्ड। यस, कंप्रेसर और मोटर, कंप्रेसर मोटर सील्ड। देखिए यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते, कंप्रेसर मोटर, ये कंप्रेसर मोटर, तो क्या केवल कंप्रेसर मोटर को सील्ड करें, कंप्रेसर एंड मोटर सील्ड। तो ऑप्शन को भी आपको ध्यान से पढ़ना है, अदरवाइज नहीं तो ऑप्शन बी पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इसमें दोनों के बारे में बोल दिया, नहीं, दोनों के बारे में नहीं, यहाँ पर कंप्रेसर मोटर के बारे में बस बोला गया है। चारों ऑप्शन को पढ़ना है हमेशा, एग्जाम में ध्यान रखें। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, कंप्रेसर एंड मोटर दोनों को क्या किया जाता है, सील्ड किया जाता है। ऐसी यूनिट को हम बोलते हैं हर्मेटिकली सील्ड यूनिट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। गिवन फिगर शो ए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, द क्रेंक OA रोटेट्स क्लॉकवाइज यूनिफॉर्मली। यहाँ पर क्रेंक जो है क्या है, ये है OA इज द क्रेंक,
ये क्रेंक जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही, मतलब इस तरह से। इसकी लेंथ हमें दे रखी है क्या, यस OA जो है ये 2 सेंटीमीटर, ये आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला, ओ डैश 4 सेंटीमीटर। ये बेसिकली होता है क्या, ये कनेक्टिंग रोड होती है, ये आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ओके। इसके अलावा आपसे पूछा है रेशियो ऑफ टाइम फॉरवर्ड मोशन टू द रिटर्न मोशन। आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैकेनिज्म होती है, इस मैकेनिज्म को हम यूज करते हैं किसमें, शेपर मशीन में, प्लेनर मशीन में। क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म होती है, तो क्विक रिटर्न रेशियो हमसे पूछा गया। अब देखिए क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन को देख के स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि काफी टफ है, तो इसके लिए मैं आपको सीधा सीधा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इसकी एक्सट्रीम पोजीशन वाला डायग्राम बना लीजिए, ओके। आप इसकी एक्सट्रीम पोजीशन वाला डायग्राम बना लीजिए तो आंसर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अल्टीमेटली आपसे पूछा क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहां पर क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ टाइम फॉरवर्ड मोशन टू दैट ऑफ रिटर्न। तो देखिए फॉरवर्ड मोशन के दौरान जितना एंगल टर्न करता है और रिटर्न मोशन के दौरान जो क्रेंक जितना एंगल टर्न करता है, इन दोनों का रेशियो ही टाइम रेशियो कहलाता है। तो फॉरवर्ड मोशन के दौरान जो एंगल टर्न करता है उसे हम बीटा बोलते हैं, और रिटर्न मोशन के दौरान जो एंगल टर्न करता है उसे हम अल्फा बोलते हैं। और अल्फा प्लस बीटा का सम जो होता है कितना होता है, 360 होता है। इसलिए हम यहाँ पर इसको लिखते हैं 360 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा। तो अल्टीमेटली हमें किसकी वैल्यू पता होना चाहिए, अल्फा की वैल्यू पता होना चाहिए। तो एक्सट्रीम पोजिशन वाला हमेशा डायग्राम बनाए। जब ये जो क्रैंक है इस लिंक से कितना एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री, ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है, टॉगल पोजीशन। इस समय ये वाला जो एंगल होता है, ये एंगल होता है अल्फा बाई 2 होता है, ओके। और यहां पर आपको ये वाली लेंथ दे रखी कितनी, 4 सेंटीमीटर, और ये वाली लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो यहां से हम अल्फा निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, यहां से फॉर्मूला बनता है कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू ये वाली लेंथ जो कि कितनी है 2 बटे ये वाली लेंथ कितनी है 4, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/2, और कॉस की वैल्यू 1/2 कब आती है ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉस की वैल्यू 1/2 कब आती है, 60 पर, मतलब अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। तो यहां से हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। अल्फा की वैल्यू 120, तो बीटा की वैल्यू आप बता सकते हो कितनी आ जाएगी, 240 आ जाएगी। 240 आ गई, 240 डिवाइडेड बाई 120, आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओके। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन वाला डायग्राम बनाए हमेशा, इसको देख के ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ओके। जब भी कॉस अल्फा बाई 2 निकालना है तो आप ध्यान रखें कि क्रैंक की लेंथ डिवाइडेड बाय इस कनेक्टिंग रोड की लेंथ। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रोक लेंथ भी पूछा जाता है कि स्ट्रोक लेंथ अगर आपको निकालना है तो स्ट्रोक लेंथ निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ क्रैंक, ओके। मैं इसी तरह से लिख रहा हूं ओ ए मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ लीवर ओ डैश बी डिवाइडेड बाय ये ओ डैश ओ, ओके। इस तरह से आप याद रख सकते हो, सबसे बड़ी लिंक जो होगी उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय सबसे छोटी जो लिंक होगी उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय जो इंटरमीडिएट लेंथ की जो लिंक होगी, मतलब ये फिक्स लिंक है, ये जो लिंक है कौन सी लिंक है, फिक्स लिंक है, इसकी लेंथ से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्रोक लेंथ मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं शेपर मशीन से, ध्यान रखें। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी लिंक डज ए पेंटोग्राफ मैकेनिज्म कंटेन। अब देखिए पेंटोग्राफ से कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। पेंटोग्राफ मैकेनिज्म जो होती है इसमें कितनी लिंक होती है। पेंटोग्राफ ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ये क्या होता है, ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी भी छोटी साइज की ड्राइंग से बड़ी साइज बना सकते हैं, या किसी भी बड़ी साइज की ड्राइंग से हम क्या कर सकते हैं, छोटी साइज बना सकते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें कितनी लिंक होती है, देखिए एक फिक्स लिंक होती है, फिक्स लिंक से एक ये लिंक कनेक्टेड होती है 2, एक ये लिंक होती है 3, और यहाँ पर लोगों को लगता है कि ये अलग अलग लिंक है, बेसिकली ये जो होती है एक ही लिंक होती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लिंक अगर हम काउंट करते हैं तो ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये जो लिंक है ये क्या है 4। तो यहाँ पर हम जो ड्राइंग रखते हैं उसका इमेज हमें यहाँ पर मिल जाता है, कहाँ पर, इमेज नहीं मतलब को बना सकते हैं इसको इस तरह से।
तो ड्राइंग बनाने के लिए इस मैकेनिज्म का हम यूज करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ लिंक पूछा जाता है, तो हमेशा ध्यान रखें पेंटोग्राफ में 5 नहीं होगी, पेंटोग्राफ में 4 लिंक होगी। वैसे भी आप ध्यान रखें कि वैसे 5 तो ऑप्शन है नहीं, मैकेनिज्म बनाने के लिए हमेशा इवन नंबर ऑफ लिंक की जरूरत होती है। मैकेनिज्म बोल रखा मतलब इवन नंबर ऑफ लिंक होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट अबाउट द इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? देखिए, इन्वर्जन का मतलब होता है जैसे कि मेरे पास एक कोई मैकेनिज्म है, मेरे पास एक चेन है, इस चेन में मैं क्या करता हूं, अगर किसी लिंक को फिक्स करता हूं, सपोज इस लिंक को फिक्स कर दिया तो मुझे एक मैकेनिज्म मिलेगी। अगर मैं इसको फिक्स करता हूं तो एक मैकेनिज्म मिलेगी, फिर इसको अगर मैंने फिक्स कर दिया तो फिर एक अलग मैकेनिज्म मिलेगी। मतलब एट ए टाइम केवल एक ही को फिक्स करना है। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर किसी मैकेनिज्म के अंदर n नंबर ऑफ लिंक है तो इन्वर्जन जो होंगे, उसके इन्वर्जन जो होंगे वो हमेशा लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक होते हैं। इक्वल टू भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। सेम तरह की अगर मैकेनिज्म मिलेगी तो उसको हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जो होती है उसके 4 इन्वर्जन होते हैं, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जो होती है उसके 3 इन्वर्जन होते हैं, जबकि दोनों में ही नंबर ऑफ लिंक कितनी होती, 4 होती। तो इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी लिंक को फिक्स कर देते हैं तो वहां पर हमें जो मैकेनिज्म मिलती है वो उस चेन का क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, कन्वर्जन ऑफ हायर पेयर टू लोअर पेयर, ऐसा कुछ नहीं होता है। टर्निंग इज अपसाइड डाउन, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इन ए काइनेमेटिक चेन, यस। तो यहां पर किसी चेन के अंदर अगर हम किसी लिंक को फिक्स करते हैं तो वहां पर जो हमें मैकेनिज्म मिलती है वो क्या कहलाती है, इन्वर्जन कहलाती है। ऑप्शन 4 जो है क्या है, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द इनपुट एंड आउटपुट मोशन ऑफ द मैकेनिज्म, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर ए मैकेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ n लिंक आर। तो देखिए अगर हमारे पास कोई चेन है, मैकेनिज्म, उसमें n नंबर ऑफ लिंक है, तो इसके लिए इंस्टेंटेनियस सेंटर जो हमें मिलेंगे कितने मिलेंगे, nc2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितने होते हैं, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। इंस्टेंटेनियस सेंटर किसे बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। किसी भी बॉडी को किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर वी एज्यूम दैट कि ये एक प्योर रोलिंग मोशन में है और जिस पॉइंट के अबाउट वो प्योर रोलिंग मोशन कर रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर। इंस्टेंटेनियस सेंटर जो होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, फिक्स इंस्टेंटेनियस सेंटर, मूवेबल इंस्टेंटेनियस सेंटर। ओके, 2 लिंक, अच्छा कुछ इंस्टेंटेनियस सेंटर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये हमारे पास एक लिंक है, 2 लिंक है यहाँ पर, कौन कौन सी, एक तो ये फिक्स लिंक और एक ये लिंक 2। तो इन दोनों का इंस्टेंटेनियस सेंटर जो होगा I12 से हम डिनोट करेंगे वो यहाँ पर होगा। ओके, और जो एक बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर का, वो अगर हमारे पास एक सर्कुलर बॉडी है वो रोल कर रही है एक प्लेन सरफेस पर, तो इस केस में जो इंस्टेंटेनियस सेंटर हमें देखने को मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इस केस में जो इंस्टेंटेनियस सेंटर रहेगा वो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा, ध्यान रखें ये I12 रहेगा। ओके, कॉन्केव बॉडी अगर होगी तो आप ध्यान रखें कि वो जो कॉन्केव सरफेस है उसका सेंटर ऑफ रोटेशन रहेगा वो इंस्टेंटेनियस रहेगा, कॉन्वेक्स होगा तो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है कि अगर कोई प्लेन बॉडी अगर किसी प्लेन सरफेस पर, मतलब कोई एक प्लेन सरफेस पर बॉडी मूव कर रही है तो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ होगा, तो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पर पहुंच जाता है, ये इन्फिनाइट पर पहुंच जाता है, ये ध्यान रखें। ओके, एट दैट टाइम हम बोल सकते हैं कि ये अभी किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, इन्फिनाइट के। तो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर जो होता है कहाँ पर होता है, मतलब आप ध्यान रखें कि अगर हमारा जो मोशन है कैसा है, मोशन जो है ये कैसा मोशन है, ट्रांसलेशन मोशन है। तो ट्रांसलेशन मोशन के केस में इंस्टेंटेनियस सेंटर जो होगा कहाँ पर होगा, एट इन्फिनाइट होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म हमसे ये नहीं बोला गया है कि सिंगल स्लाइडर या डबल स्लाइडर। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के इन्वर्जन, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के इन्वर्जन सब पता होना चाहिए। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के इन्वर्जन, अगर हम लिंक नंबर 1 मतलब सिलेंडर को फिक्स करते हैं तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड कंप्रेसर हमें मिलता है, पता होना चाहिए। अगर लिंक नंबर 2 मतलब कि अगर हम फिक्स करते हैं किसको, क्रैंक को, तो वहां पर हमें मिलता है विथ वर्क
क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, लिंक नंबर। अच्छा, इसके अलावा मतलब ये है, इसके अलावा हमें मिलता है रोटरी इंजन और जीनोम इंजन भी इसे बोलते हैं, ये भी ध्यान रखें। लिंक नंबर 3 को अगर हम फिक्स करते हैं तो क्या मिलता है, लिंक नंबर 3 को हम फिक्स करते हैं तो स्लोटेड एंड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। इसके अलावा ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन, ओके। इसके अलावा लिंक नंबर 4 को अगर हम फिक्स करते हैं तो हैंडपंप मिलता है हमें, या इसे हम बुल इंजन भी कहते हैं, या फिर हम इसे पेंडुलम पंप भी कहते हैं। तो ये 4 इन्वर्जन हमें मिलते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के, ओके। डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में अगर हम जो स्लॉटेड प्लेट होती है उसको अगर हम फिक्स करते हैं, लिंक नंबर 4 से जनरली मैं उसको डिनोट कराता हूं, तो उसको अगर हम फिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, स्लॉटेड प्लेट को अगर हम फिक्स करेंगे तो हमें मिलता है एलिप्टिकल ट्रेमल, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है एलिप्स एंड सर्कल को बनाने के लिए यूज करते हैं। किसी स्लाइडर को अगर हम फिक्स करेंगे तो वहां पर हमें मिलता है स्कॉच योक मैकेनिज्म, जो कि वाइब्रेशन को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। और अगर हम दोनों स्लाइडर को कनेक्ट करने वाली लिंक को फिक्स करते हैं तो वहां पर हमें मिलता है ओल्डहम कपलिंग्स। क्या मिलता है, ओल्डहम कपलिंग। तो ये इन्वर्जन होते हैं स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अब आप देख लीजिए इनमें से कौन कौन से हैं। विथ वर्क क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है, हैंडपंप है, ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर है, सब कुछ है, तो आंसर भी सब कुछ ही देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेविस स्टीयरिंग गियर कंसिस्ट ऑफ, तो देखिए डेविस और अकरमैन, डेविस और अकरमैन दोनों के बीच में कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए, सारे आंसर आपके निकल के सामने आ जाएंगे। ओके, देखिए अगर मैं बात करूं डेविस की और अकरमैन की, तो डेविस में 6 लिंक होती है, पहले बात तो ये पता होना, 6 लिंक होती है। ओके, 6 लिंक होती है, जिसमें आप ध्यान रखें कि यहां पर टर्निंग पेयर भी होते हैं इसमें और स्लाइडिंग पेयर भी होते हैं। ओके, टर्निंग पेयर भी होते हैं, स्लाइडिंग पेयर भी होते हैं। अकरमैन में 4 लिंक होती है और यहां पर केवल क्या होता है, ओनली टर्निंग पेयर। ओके, ये डेविस जो है इसकी लाइफ जो होती है कम होती है, क्योंकि इसमें स्लाइडिंग पेयर में वियर एंड टीयर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो लाइफ जो होगी इसकी क्या होगी, कम होगी। लगभग इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर अगर अपन देखें तो 500 to 600 किलोमीटर के आसपास होती है। यहां पर इसकी जो लाइफ होती है वो ज्यादा होती है, लाइफ जो होती है वो 50,000 से 60,000 किलोमीटर तक होती है। 50 से लेके 60,000 किलोमीटर तक। ओके, यहां पर वियर ज्यादा होगा, मोर वियर। यहां पर टर्निंग पेयर में वियर क्या होता है, कम होता है, लेस वियर। बात समझ में आ रही। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डेविस मैकेनिज्म जो होती है, जो करेक्ट स्टीयरिंग कंडीशन होती है उसको हर पॉइंट पर फॉलो करती है। करेक्ट स्टीयरिंग कंडीशन फॉलोड एट एवरी पॉइंट, जबकि यहां पर केवल 3 पॉइंट पर फॉलो करती है, 3 पॉइंट्स, राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम और स्ट्रेट पाथ पर। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा ये देख लेते हैं अपन। डेविस स्टीयरिंग गियर कंसिस्ट ऑफ, स्लाइडिंग पेयर बिल्कुल होते हैं, टर्निंग पेयर बिल्कुल होते हैं, रोलिंग पेयर नहीं होते हैं, हायर पेयर नहीं होते हैं, सब लोअर पेयर होते हैं। तो आंसर क्या लगा है,
अब ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं लेकर आया हूं। अगर ऑप्शन होता है बोथ ए एंड बी तो डेफिनेटली सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बट अगर ऐसी बात आती है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप यहां पर आंसर मार्क करेंगे क्या, स्लाइडिंग पेयर। हमें तो एग्जाम निकालना है, बस ये ध्यान रखें, इसलिए मैं लेकर आया हूं। चल, होते हैं दोनों, 6 लिंक होती है, ध्यान रखें। चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कॉन्टेक्ट रेशियो। कॉन्टेक्ट रेशियो गियर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए कॉन्टेक्ट रेशियो जो होता है, ये कॉन्टेक्ट रेशियो क्या होता है, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट डिवाइडेड बाय सर्कुलर पिच। ओके, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट डिवाइडेड बाय सर्कुलर पिच, ये इसका मीनिंग क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप समझे कि एक इंगेजमेंट पीरियड में जब दो गियर आपस में मेस कर रहे हैं, तो एक इंगेजमेंट पीरियड के दौरान, अब देखिए क्या होता है, बहुत सारे टिथ मेस करते हैं, तो एक इंगेजमेंट पीरियड के दौरान ऑन एन एवरेज कितने नंबर ऑफ टिथ मेस कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्ट रेशियो जितना ज्यादा होगा अच्छी बात है, कॉन्टेक्ट रेशियो कभी भी 1 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्टेक्ट रेशियो का फॉर्मूला आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट डिवाइडेड बाय सर्कुलर पिच, और सर्कुलर पिच पीसी का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, ये होता है पाई डी बाई टी, और डी बाई टी क्या होता है, मॉड्यूल होता है, तो पाई एम भी हम इसको लिखते हैं। तो देखिए यहां पर कॉन्टेक्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट डिवाइडेड बाय पाई इंटू एम, ये फॉर्मूला भी बन जाता है। ओके, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, याद रखें, कॉन्टेक्ट रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और इसकी वैल्यू जनरली जो होती है ये होती है 1.4 से लेके 1.8 के बीच में। ओके, अब देखते हैं ऑप्शन, वेरीज डायरेक्टली टू द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, बिल्कुल सही है, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट से वेरी करता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूल हो गया, बिल्कुल हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच के भी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी आंसर सही है, मतलब ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट होता है आपका पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट डिवाइडेड बाय, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट जो है ये क्या होता है, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ फाई। कॉस ऑफ फाई का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, प्रेशर एंगल। ओके, और पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रेसेस। पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रेसेस क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। मैक्सिमम पाथ ऑफ अप्रोच जो है, मैक्सिमम पाथ ऑफ रेसेस जो है ये कितना होता है ये भी पता होना चाहिए। और टू अवॉइड द इंटरफेरेंस, मैक्सिमम पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट कितना होगा ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू 10⁵, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए काफी चीजें हमने सीखी इस क्वेश्चन से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इन ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन प्राइमरी फोर्सेस आर। तो देखिए रेसिप्रोकेटिंग इंजन जो होता है जब इसकी बैलेंसिंग करते हैं तो जो अनबैलेंस फोर्स आता है वो क्या आता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई एन, ये अनबैलेंस फोर्स होता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन के केस में। ओके, अब ये अनबैलेंस फोर्स जो होता है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय एन। तो देखिए ये वाला जो फोर्स होता है, ये वाला जो कंपोनेंट होता है इसे हम बोलते हैं प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, और ये वाला जो कंपोनेंट होता है इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। ओके, तो जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो ये वाला जो फोर्स होता है इसकी हम क्या करते हैं, पार्शियल बैलेंसिंग करते हैं, पार्शियली बैलेंस। पार्शियली बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि कंप्लीट बैलेंस अगर हम करेंगे इसको तो वहां पर हैमर ब्लो आ जाता है, और जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है काफी ज्यादा होता है। बात समझ में आई, हैमर ब्लो आ जाता है और उसका मैग्नीट्यूड जो है क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसकी क्या करते हैं, पार्शियल बैलेंसिंग करते हैं। जबकि सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स है इसकी हम क्या करते हैं, कंप्लीट बैलेंसिंग करते हैं, कंप्लीट बैलेंसिंग करते हैं। तो यहां पर हैमर ब्लो नहीं आएगा क्या, यहां पर भी आएगा हैमर ब्लो, बस उसका मैग्नीट्यूड जो होता है क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आई, तो हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन यहां से यही पूछा जाता है कि प्राइमरी फोर्स की क्या होती है, कंप्लीट बैलेंसिंग होती है, और सेकेंडरी प्राइमरी फोर्स की क्या होती है, पार्शियल बैलेंसिंग होती है, और सेकेंडरी फोर्स की क्या होती है, कंप्लीट बैलेंसिंग होती है। ओके, पार्शियल बैलेंसिंग का क्या इफेक्ट आता है, 2 सिलेंडर लोकोमोटिव जिसकी क्रेंक जो होती है 90 डिग्री पर लगी होती है,
वो भी एक कॉन्सेप्ट बनता है, उसको डेफिनेटली किसी क्वेश्चन से अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर प्राइमरी फोर्स के बारे में पूछा था, तो प्राइमरी फोर्स को हम क्या करेंगे, आर पार्शियली बैलेंस। प्राइमरी फोर्स की कंप्लीट बैलेंसिंग नहीं होती है, ये ध्यान रखें। कर तो सकते हैं बट प्रॉब्लम क्या है ये आपको मैंने आप क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन स्क्यू बिवेल गियर एक्सिस आर, स्क्यू बिवेल, पहले ही स्क्यू बिवेल बोल दिया तो क्या होगा, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। तो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग पहले ही ऑप्शन है, दूसरा नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग दूसरा भी वही है, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट ऑप्शन सी और डी तो होगा नहीं। अब यहाँ पर गियर के टिथ के बारे में भी पूछा है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दो ऑप्शन एक जैसे हैं, आर नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग एंड टीथ आर कर्व, आर नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग एंड टीथ आर स्ट्रेट। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जो स्क्यू बिवेल गियर होता है उसके टिथ जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, कर्व नहीं होते हैं। ओके, हाइपोइड गियर के टिथ जो होते हैं वो कर्व होते हैं, स्क्यू बिवेल गियर के जो टिथ हैं वो स्ट्रेट होते हैं। आप देख सकते हो एक डायग्राम से, यहाँ पर ये मैं एक डायग्राम भी लेकर आया हूँ स्क्यू बिवेल गियर का, तो यहाँ पर आप ये टिथ देखेंगे तो ये टिथ आप देख सकते हो कि ये क्या है, स्ट्रेट है। ये टिथ जितने भी बने हुए हैं इसके ऊपर ये क्या है, स्ट्रेट है। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, आर नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग एंड टिथ आर स्ट्रेट। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता चला। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म शोन इन द बिलो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमें निकालना है किसी भी मैकेनिज्म की, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 इंटू n माइनस 1 माइनस 2j माइनस h। n क्या होता है, नंबर ऑफ लिंक। नंबर ऑफ लिंक काउंट करने का तरीका क्या, फिक्स लिंक हमेशा लिंक नंबर 1 होगी, कितनी भी जगह फिक्स हो हमेशा उसको 1 ही कंसिडर करेंगे। ये लिंक 2 है, ये लिंक 3 है, ये लिंक 4 है और ये लिंक हो गई 5, 5 लिंक। तो नंबर ऑफ लिंक कितनी आ गई यहाँ पर 5। जे जो होते हैं क्या होते हैं, लोअर पेयर। तो यहाँ पर ये एक टर्निंग पेयर है तो इट इज ऑल्सो ए जे, लोअर पेयर। ये भी टर्निंग पेयर, ये भी लोअर पेयर, ये भी टर्निंग पेयर, ये भी लोअर पेयर, इट इज ऑल्सो ए लोअर पेयर, इट इज ऑल्सो ए लोअर पेयर। तो यहाँ पर कितने ज्वाइन आ गए, 2 2 जा 4 और 5। तो ज्वाइन कितने आ गए यहाँ पर, जे 5 आए। हायर पेयर है क्या यहाँ पर, कोई हायर पेयर है क्या यहाँ पर, हायर पेयर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 3 इंटू 5 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 0। तो कैलकुलेट करें आप लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर तो हमें पता चल गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी यहाँ पर, 2 आएगी। 2 विल बी द करेक्ट आंसर। बट इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है कितनी भी हो सकती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव में है, तो क्या होगा, ये कहलाएगा आपका सुपर स्ट्रक्चर। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 है तो ये कहलाता है आपका स्ट्रक्चर। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो ये कहलाता है आपका मैकेनिज्म। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 से ज्यादा है तो ये कहलाता है अनकंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन। ओके, तो करेक्ट आंसर जो है 2 पता चल गया, और ये क्या है, अनकंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन, मतलब 2 इनपुट आपको देना पड़ेगा एक आउटपुट लेने के लिए। ओके, तो ये टोटल 25 क्वेश्चंस हमने देखे, आंसर देख लेते हैं इसका करेक्ट क्या होगा। यस, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद का जो सेशन होगा उसमें भी हम थ्योरी ऑफ मशीन और आरएसी से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे आपके आरएसी और थ्योरी ऑफ मशीन के जितने भी चैप्टर्स है वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। ओके, सो अगर आप लोग इसी तरह से सारे सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, आप क्वेश्चन तो आपको मिल ही रहे हैं, अगर आप पढ़ना भी चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो, अभी एसएससी जेईई आ रही है उसके लिए, तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन AEC प्लस पर क्रैश कोर्स अवेलेबल है। सिविल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है, मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है, साथ में उसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। ओके, सेशन की PDF के लिए मस्ट ज्वाइन अवर पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप AEC प्लस एंड
YT डिस्कशन चैनल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।